बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम PPSC लेक्चरर मैथमेटिक्स के जो पास्ट पेपर्स हैं ये हम सॉल्व कर रहे हैं और 2017 का जो पेपर है मैथमेटिक्स का ये हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं और इन तमाम लेक्चर्स के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अभी हम PPSC लेक्चरर मैथमेटिक्स का जो 2015 का पेपर है ये सॉल्व कर रहे हैं और इससे पहले हमने इसके फर्स्ट 30 MCQ सॉल्व कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम MCQ नंबर 31 से 40 तक सॉल्व करेंगे, लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो पास्ट पेपर्स हम सॉल्व कर रहे हैं इसका फ़ायदा क्या है। देखें, पास्ट पेपर्स को सॉल्व करने से हमें एक तो ये आइडिया हो जाएगा कि पेपर बनाने वाले की अप्रोच क्या है, कि वो पेपर में किस तरह के MCQs देता है और किन किन टॉपिक्स को वो टच करता है। कि अगर लेट्स सपोज अगर ग्रुप थ्योरी है तो ग्रुप थ्योरी में हमने साइक्लिक ग्रुप के अबाउट MCQ सॉल्व किए, अबिलियन ग्रुप के अबाउट MCQ सॉल्व किए, तो इससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि वो किसी भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में से, किसी स्पेसिफिक फील्ड में से किस तरह से MCQs बनाता है। और अगर लेट्स सपोज आप किसी पास्ट पेपर के कोई से 10 MCQ सॉल्व करते हैं, जैसे आज की इस वीडियो में हम 10 MCQ सॉल्व करेंगे, और 10 MCQ सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपने 10 टॉपिक रिवाइज़ किए हैं। तो इसलिए पास्ट पेपर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है PPSC की प्रिपरेशन के लिए, तो इनको आपने अच्छी तरह से जो है वो सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। MCQ नंबर 31 की जो स्टेटमेंट है वो है जी, डोमेन ऑफ f ऑफ x फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ डैश। 4 ऑप्शन है हमारे पास, फंक्शन दिया हुआ है उसकी डोमेन फाइंड करनी है। ऑप्शन ए है x लेस देन 1, ऑप्शन बी है x ग्रेटर देन 1, ऑप्शन सी है मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 और ऑप्शन डी है मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये डोमेन क्या होती है, और ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं चलें रिपीट कर देता हूँ डोमेन की डेफिनेशन को। डोमेन को हम आसान अल्फाज में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, a set of points on which a function gives real values। तो डोमेन एक्चुअली वो सेट ऑफ पॉइंट्स होता है जिन तमाम पॉइंट्स पे फंक्शन हमें रियल वैल्यू दे, रियल आंसर दे, तो उन तमाम पॉइंट्स को हम डोमेन का नाम देते हैं। और किसी भी फंक्शन की जब आपने डोमेन फाइंड करनी है तो आपने 2 बातों का ख्याल रखना है। कौन कौन सी? पहले नंबर पे है कम्प्लेक्स वैल्यूज़ और दूसरे नंबर पे है अनडिफाइंड। चूँकि हम डोमेन फाइंड कर रहे हैं तो वो तमाम पॉइंट्स जो फंक्शन में पुट करने से या तो हमें कम्प्लेक्स वैल्यू मिले या फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, वो तमाम पॉइंट्स हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं होंगे। और इसी टॉपिक पे मेरा एक लेक्चर भी है जिसमें मैंने डिटेल से डिफरेंट फंक्शंस लेके उसकी डोमेन फाइंड की है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। डोमेन जब भी आपने फाइंड करनी है ना किसी भी फंक्शन की, आपने इन 2 बातों का ख्याल रखना है। पहली क्या कि आपके फंक्शन जो है वो कोई कम्प्लेक्स वैल्यू ना दे, आयोटा वाला आंसर ना आए, और दूसरा कि वो फंक्शन किसी पॉइंट पे अनडिफाइंड ना हो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं होंगी। फिर अब हम वापस आ जाते हैं स्टेटमेंट पे। हमारे पास जो फंक्शन गिवन है ये है जी f ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखें, ये स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आ गया है। स्क्वायर रूट वाले फंक्शन में कम्प्लेक्स वैल्यू बनने का ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि अंदर अगर माइनस बन गया हमारे पास तो वो आयोटा बन जाएगा विच इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो अब आपने क्या करना है, ऐसे फंक्शन की डोमेन फाइंड करने के लिए, वैसे तो इसके एक से ज़्यादा मेथड है, एक इसका आसान तरीन मेथड ये है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है ना, इसको आप ले लें ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव रखना है ना, या 0।
तो फिर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगी ना, क्योंकि अगर ये आ गया लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर, तो फिर वो कम्प्लेक्स वैल्यू बन जाएगी, फिर वो हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं होगी। तो इसलिए हमने इसको कम्प्लेक्स होने से बचाना है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट 1। अब ये जो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर है ये इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ एक्स के, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। अब यहाँ पे अक्सर लोग एक मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं जी एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल करके लिख देते हैं एक्स के इक्वल, विच इज़ रॉन्ग। ये बहुत सारे टीचर्स भी ये मिस्टेक करते हैं, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और एक्स लिख दिया, लेकिन ये गलत है। आप कोई भी फ़ॉरेन बुक उठा के देख लें, ये स्टेप आपको वहाँ पे नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, हम एक स्टेप स्किप कर देते हैं। वो कौन सा, ये आपने गौर से देखना है कि स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर एक्चुअली इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। जब भी स्क्वायर वाले नंबर पे ऊपर स्क्वायर रूट हो तो वो मॉडुलस ऑफ दैट नंबर आता है। और मॉडुलस की डेफिनेशन आपको पता है, मॉडुलस ऑफ एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। ये एक्स होती है अगर आपका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और माइनस एक्स होती है अगर एक्स लेस देन 0 हो। तो एक्चुअली फिर अगले स्टेप में इसकी वजह से वो हम लगाते हैं, फिर वो प्लस माइनस आगे जो भी हमारी वैल्यू होती है। जब हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ प्लस माइनस लगाते हैं ना, तो वो एक्चुअली इस मॉडुलस की वजह से लगाते हैं, स्क्वायर रूट की वजह से नहीं लगाते। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट जब लेंगे तो वो सिंगल वैल्यू आनी है, वो दो वैल्यूज़ कभी भी नहीं आएंगी। तो ये आपने गौर करना है। तो यहाँ से हमारे पास फिर रिजल्ट क्या आया है, मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। इसको अगर मैं एक्सपैंड करके लिखूँ बाय यूजिंग प्रॉपर्टी में मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए है और ए आपका यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, ये प्रॉपर्टी आपने बीएससी में जो आपकी कैलकुलस की बुक है बाय एसएम यूसुफ उसके चैप्टर 1 में आपने पढ़ी हुई है। इसको अगर मैं एक्सपैंड करता हूँ तो ये है जी इफ़ एंड ओनली इफ़ माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन ए। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक जब मैं इसको एक्सपैंड करूँगा तो ये क्या होगा एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है, -1 0 और 1। सिर्फ इन तीन वैल्यूज़ पे ये फंक्शन हमें रियल आंसर देगा, बाकी तमाम रियल नंबर्स पे ये फंक्शन कम्प्लेक्स वैल्यू देगा। तो हमें तो सिर्फ वो वाली वैल्यूज़ चाहिए थी डोमेन के लिए जिन पे ये फंक्शन रियल आंसर दे, तो वो ये है और इस पे हमारी ये कंडीशन आई है। तो यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो MCQ नंबर 31 में एक्चुअली उसने हमें एक फ़ंक्शन दिया था जिसकी हमने डोमेन फाइंड करनी थी। पहले मैंने आपको डोमेन बता दिया कि क्या होती है और फिर इस फंक्शन की डोमेन हमने इस तरीके से फाइंड की। हाँ, यहाँ पे आप डोमेन इसकी इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे आप x की जगह पे डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके देख लें। पहले 0 पुट करें, फिर 2-4 पॉजिटिव नंबर्स, फिर 2-4 नेगेटिव नंबर्स, ताकि आपको फंक्शन के बिहेवियर का पता चल जाए। तो इस तरह भी आप इस फंक्शन की डोमेन फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे इस MCQ नंबर 31 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये MCQ आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब नेक्स्ट MCQ सॉल्व करने से पहले यहाँ पे मैं आपसे कुछ और शेयर करना चाहता हूँ कि PPSC की प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा बेस्ट वे ये है कि जो आपकी कोर्स की बुक्स हैं मैट्रिक, इंटर, BSc और MSc, आप पहले उनको प्रिपेयर करें। उनमें जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं थ्योरी पढ़ें, जो थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स हैं उनकी एप्लीकेशंस हैं, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। क्वेश्चंस के सोल्यूशन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, उनमें जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। बजाय इसके कि आप बाज़ार से कोई कारवान की बुक या कोई डोगर पब्लिशर की बुक लेने की बजाय ज़्यादा बेस्ट ये है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है कुछ लोग इससे एग्री ना करें, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इन बुक्स को पढ़ने से पहले आप अपने कोर्स की बुक पढ़ें जितनी भी हैं, मैट्रिक से लेकर अप टू MSc तक। तो इनको पहले आप अच्छी तरह से क्लियर करें, फिर आप अगर बाज़ार से कोई बुक लेना चाहते हैं MCQs वाली तो वो आप कोई भी परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप पहले जो आपकी कोर्स की बुक्स हैं उन पे आपको कमांड होनी चाहिए, उनमें जो थ्योरी है वो अच्छी तरीके से आपको आनी चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं MCQ नंबर 32
इसमें भी हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है जिसकी हमने डोमेन फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे देखें ये स्क्वायर रूट आ गया है डिनोमिनेटर में। तो डोमेन जब भी आपने फाइंड करनी है, दो बातें आपने ज़हन में रखनी है जो अभी हमने पिछले एमसीक्यू में भी डिस्कस की, कि एक फंक्शन कम्प्लेक्स नहीं बनना चाहिए और दूसरा फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। 32 नंबर पर हमारे पास जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, और हमारे पास ऑप्शन है आर ओवर क्लोज इंटरवल 1,2, बी ऑप्शन है आर ओवर सी ए। हमारे पास अब एक सेट है जिसमें दो पॉइंट्स हैं 1 और 2, और ये क्लोज इंटरवल 1,2 है और ये ओपन इंटरवल 1,2 है। और ओपन इंटरवल को हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं 1,2। अच्छा, अब इसकी डोमेन के बारे में हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आ जाए तो उसमें ज़्यादा चांस होता है कम्प्लेक्स बनने का, लेकिन ये चूँकि स्क्वायर रूट अब डिनोमिनेटर में है तो इसमें अनडिफाइंड होने का भी खतरा है। दोनों चीज़ों को हमने अब टैकल करना है यहाँ पे। इसको भी हम सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे, 1 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स, इसको हमने ज़ीरो नहीं होने देना क्योंकि अब स्क्वायर रूट आ गया है डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो होगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको कह दिया जी ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अब यहाँ से 1 माइनस एक्स भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो और 2 माइनस एक्स भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से 1 नॉट इक्वल टू एक्स और 2 नॉट इक्वल टू एक्स। यहाँ पे आप गौर करें, हमारे पास x की यहाँ पे दो वैल्यूज़ आई हैं और कंडीशन ये आ रही है हमारे पास कि ये x 1 भी नहीं होना चाहिए 2 भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखें यहाँ पे अगर इस फैक्टर में मैं x की जगह पे 1 पुट करूँगा तो 1 माइनस 1 0, 1 ओवर 0 अनडिफाइंड। तो ये एक बात यहाँ पे हमें समझ आ गई कि 1 जो है वो हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। उसके बाद सिमिलरली ये जो 2 आया है, यहाँ पे अगर आप 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 0, अगेन 1 ओवर 0 अनडिफाइंड। तो ये दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जिन पे ये फंक्शन हमें अनडिफाइंड दे रहा है, हमें रियल आंसर नहीं दे रहा। एक बात। दूसरी बात ये कि हमारे पास ये जो 1 और 2 वैल्यूज़ आई हैं, क्या इनके दरमियान जो वैल्यूज़ हैं उन पे ये फंक्शन हमें रियल आंसर दे सकता है? हम यहाँ पे एक काउंटर एग्जांपल चेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ x इज इक्वल टू 1.5 पे, 1 और 2 के दरमियान है। तो इस पे अगर मैं इसको चेक करूँ फंक्शन को, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। यहाँ पे आप x की जगह में पुट करें 1.5, यहाँ भी 1.5 और यहाँ भी 1.5। तो 1 ओवर 1 माइनस 1.5 क्या होगा, माइनस 0.5, और इसका आंसर क्या होगा 0.5। अब आप यहाँ पे गौर करें, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 जो भी आंसर होगा, लेकिन ये साथ नेगेटिव पड़ा हुआ है और ये नेगेटिव इसको क्या बना देगा, कम्प्लेक्स, जो कि फिर हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 और 2 के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स आएंगे उन तमाम पे ये फंक्शन हमें क्या करेगा, कम्प्लेक्स वैल्यू देगा। इसका मतलब ये है कि हमने अब R में से सिर्फ इन दो पॉइंट्स को माइनस नहीं करना, हमने क्लोज इंटरवल को माइनस करना है, ताकि हम इन दो पॉइंट्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो भी एक्सक्लूड कर दें R में से। इनके अलावा इस फंक्शन में कोई भी रियल नंबर पुट कर दें, आपको हमेशा रियल वैल्यू मिलेगी। अब हम ऑप्शंस पे डिस्कस करते हैं। पहली ऑप्शन क्या है, R में से माइनस किया हुआ है क्लोज इंटरवल 1,2, और यही हमारी करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन हम बाकियों को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बी नंबर पे हमारे पास जो ऑप्शन है, यहाँ पे उसने R में से सब्ट्रैक्ट किया हुआ है ये सेट, जिसमें सिर्फ ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों में फ़र्क है। ये अगर सेट की फॉर्म में लिखा हुआ है, इट मीन्स ये सिर्फ 1 और 2 दो पॉइंट्स हैं, और ये है क्लोज इंटरवल। इसका मतलब ये है 1 और 2, और इसके दरमियान जो इन्फिनिट रियल नंबर्स हैं वो भी इसमें शामिल है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे एक रियल नंबर उठाया जो 1 और 2 के दरमियान है, और वो नंबर भी इस फंक्शन पे हमें कम्प्लेक्स वैल्यू दे रहा था। तो इसलिए इन दोनों में फ़र्क है, तो बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब इसके बाद सी ऑप्शन है 1,2, ये क्लोज इंटरवल है। चूँकि हमने डोमेन बतानी है तो इसकी डोमेन ये तो नहीं है ना, बल्कि ये तो हमने R में से सब्ट्रैक्ट करने हैं, और सिमिलरली ये ओपन इंटरवल है और ये भी इसकी डोमेन नहीं हो सकती। तो MCQ नंबर 32 में उसने हमें एक फंक्शन दिया था जिसकी हमने डोमेन फाइंड करनी थी, और वो हमने इस तरह से इसको नॉट इक्वल टू 0 रख के जब फाइंड किया तो दो वैल्यूज़ मिल गई। फिर हमने उसके दरमियान वाली वैल्यू उठाई, उस पर भी फंक्शन कम्प्लेक्स हो गया था, और फिर हमने क्या किया कि
सेट ऑफ रियल नंबर में से इस क्लोज इंटरवल विच इज़ 1 to 2 इसको सब्ट्रैक्ट किया और यही इसकी डोमेन है विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 32 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 33 को डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास एक डबल इंटीग्रल गिवन है 1 to 2, दूसरा इंटीग्रल है 0 to y पावर 3/2 x ओवर वाई स्क्वायर dx इंटू डी वाई, और हमारे पास ऑप्शंस हैं 3/4, 7/8, 3/2 और 1/2। अब इसका जो पहला इंटीग्रल है इसमें लिमिट है 1 से 2। ये जो दूसरा इंटीग्रल है, मुझे 2015 के जो डिफरेंट पेपर्स मिले हैं सोशल मीडिया से या इधर उधर से, वहाँ पे इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है। एक पेपर में लिमिट थी 0 से 3/y स्क्वायर और एक पेपर में लिमिट है 0 से y पावर 3/2। तो यहाँ पे हमने इस बहस में नहीं पढ़ना कि लिमिट इसकी ये है या ये है, हमें इसको सॉल्व करने का मेथड आना चाहिए। लिमिट तो जो भी होगी कैलकुलेशन में उसका आंसर डिफरेंट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्चुअल चीज़ ये है कि हमें इसको सॉल्व करना आना चाहिए। लिमिट तो कुछ भी हो, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये है जी 0 से ऑन द स्पॉट मैं इसकी लिमिट ले रहा हूँ y पावर 3/2 और फंक्शन है x ओवर वाई स्क्वायर dx dy। अब डबल इंटीग्रल को सॉल्व करते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना यहाँ पे कि जो वेरिएबल पहले है ना, आपने पहले उस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे देखें वेरिएबल x है तो हम पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे। पहला जो इंटीग्रल है ये तो वैसे ही रहेगा 1 से 2, और ये जो 1 ओवर वाई स्क्वायर है, अब ये है कांस्टेंट क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसकी इंडिकेशन क्या होगी x स्क्वायर बाय 2। इसकी लिमिट आ जाएगी। लिमिट क्या है 0 से y पावर 3/2 और ये साथ dy वैसे ही आ गया। अब ये जो 2 है ये भी कांस्टेंट है, इसको भी मैं साइड पे कर देता हूँ 1/2 वाई स्क्वायर, और इसमें हम लिमिट पुट करते हैं। x की जगह पे क्या पुट करना है y की पावर 3/2 और ऊपर स्क्वायर वैसे ही ये x के ऊपर जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है और ये dy। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। 1 से 2 ऊपर क्या रह जाएगा y क्यूब ओवर 2y स्क्वायर dy। अब ये स्क्वायर इससे कैंसिल, एक y ऊपर आ गया, ये 2 चूँकि कांस्टेंट है डिनोमिनेटर में, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। 1 से 2 लिमिट y dy। अब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, 1/2 y स्क्वायर ओवर 2 और लिमिट है यहाँ पे 1 से 2। इस 2 को भी बाहर निकाल लेते हैं, ये बनेगा 1/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/4, 2 पावर 2 4, 1 पावर 2 1, तो ये आ गया 1/4 इंटू 3 और फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया फिर 3/4। तो फिर इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए। हाँ, अगर इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी तो ज़ाहिर है फिर कैलकुलेशन इसमें डिफरेंट होगी और हमारे पास आंसर भी डिफरेंट आएगा, लेकिन असल चीज़ है कि आपको मेथड पता होना चाहिए। तो MCQ नंबर 33 में हमारे पास एक डबल इंटीग्रल गिवन था और डबल इंटीग्रल को आपने सॉल्व करते हुए वेरिएबल की तरतीब का ध्यान रखना है कि पहले जो वेरिएबल है पहले उस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इसको इंटीग्रेट करना है और बाद में जो दूसरे नंबर पे वेरिएबल है उसके विद रिस्पेक्ट टू इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इवेल्युएट करते हुए हमने देखा कि इसका फाइनल आंसर क्या आया 3/4, जो कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 33 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 34 को डिस्कस करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग MCQ था, ये आपको मज़ा आएगा समझते हुए। फंक्शन है जी फ्रॉम R टू ओपन इंटरवल -1 से 1 डिफाइंड बाय f ऑफ x। फंक्शन हमें नहीं बताया गया और ये कहा गया है कि ये बाइजेक्टिव है। फंक्शन की डोमेन है R, सेट ऑफ रियल नंबर, और इसकी रेंज है ओपन इंटरवल -1 से 1, ये इसकी रेंज है। और साथ उसने ये कहा कि फंक्शन बाइजेक्टिव है। हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है वो है जी x/1 माइनस मॉडुलस ऑफ x, बी ऑप्शन है x/1 प्लस मॉडुलस ऑफ x, सी ऑप्शन है 1/1 प्लस मॉडुलस ऑफ x और डी ऑप्शन है x/-1 प्लस मॉडुलस ऑफ x। इस MCQ में एक्चुअली हमसे वो ऐसा एक फंक्शन पूछ रहा है जो बाइजेक्टिव हो, जिसकी डोमेन R हो और रेंज क्या हो ओपन इंटरवल -1 से 1।
अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, और इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। मेरा इस पर एक लेक्चर है जिस पे मैंने फंक्शन से पहले बताया है कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, कौन कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है, कौन सा नहीं होता, फंक्शन की टाइप्स क्या क्या हैं, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्टिव फंक्शन, ये तमाम चीज़ें मैंने उस लेक्चर में डिस्कस की हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप ज़रूर देखिएगा, आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। लेकिन यहाँ पे मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन एक्चुअली ऑन टू भी होता है और 1 1 भी होता है। ये मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। लेट्स सपोज अगर ये मेरा सेट बी है, ये ए है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और ये एलिमेंट्स मैं ले लेता हूँ ए बी सी। अब ऑन टू होने के लिए ये ज़रूरी है कि जो आपका बी सेट है, जिसको कोडमेन भी कहते हैं, कोडमेन और रेंज दोनों इक्वल होनी चाहिए, मतलब बी के तमाम एलिमेंट्स यूज़ हो जाएं। यूज़ होने का मतलब क्या है कि 1 अगर मैप कर रहा है ए पे, 2 मैप कर रहा है बी पे और 3 मैप कर रहा है सी पे, मतलब बी के तमाम एलिमेंट्स ए के किसी ना किसी एलिमेंट के इमेज की सूरत में हमारे पास पड़े हों, इसको हम ऑन टू कहते हैं। और 1 1 की कंडीशन क्या है कि हर एलिमेंट का यूनिक इमेज दूसरे सेट में पड़ा हो, तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव कहते हैं। अब ये जो हमारे पास 4 फंक्शन दिए गए हैं ऑप्शंस में, इनको हम 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। पहले नंबर पे मेरे पास गिवन है x/1 माइनस मॉडुलस ऑफ x। अब चूंकि स्टेटमेंट में उसने हमें ये कहा है कि इसकी डोमेन R है, मतलब इसमें हम कोई भी रियल नंबर पुट करें हमारे पास आंसर क्या आएगा इस ओपन इंटरवल में से, क्योंकि ये इसकी रेंज है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट करता हूँ, x = 2, तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, 2/1 माइनस 2, आंसर क्या आएगा 2/-1 विच इज़ -2। तो ये तो इस रेंज से बिलोंग नहीं कर रहा, -1 से 1। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये यहाँ पे सेट नहीं हो सकता। ये मैंने आपको काउंटर एग्जांपल दे दी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप कोई एक ऐसी यहाँ से रियल वैल्यू उठाएं जिस पे इसका जो आंसर है वो इस इंटरवल से बिलोंग कर जाए, लेकिन हमें तो कोई एक काउंटर एग्जांपल चाहिए थी ना। मैथमेटिक्स में किसी भी स्टेटमेंट को नेगेट करने के लिए एक काउंटर एग्जांपल काफ़ी होती है, तो यहाँ पे हमें एक काउंटर एग्जांपल मिल गई जिससे हमने कह दिया कि ये फंक्शन जो है वो यहाँ पे सेट नहीं हो सकता। अब दूसरे फंक्शन को उठा लेते हैं, वो है जी x/1 प्लस मॉडुलस ऑफ x। अब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप x की कोई भी वैल्यू पुट करें, आंसर हमेशा इस इंटरवल से बिलोंग करेगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं x = 0 लेता हूँ, तो 0/1 + 0, आंसर इज 0। और ये देखें ये इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है जो इस फंक्शन की रेंज है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप याद रख लें कि 0 लेना है, आप जो मर्जी वैल्यू ले लें। मैंने फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक वैल्यू जो लेके बता दिया है कि आप इस फंक्शन में r की कोई भी वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू हमेशा इसी इंटरवल से बिलोंग करेगी। तो इसका मतलब है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। और यहाँ पे हम बाकी दोनों जो फंक्शन हैं इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये है 1/1 प्लस मॉडुलस ऑफ x। अब इसमें अगर मैं x की जगह पे लेट्स सपोज इधर भी 0 पुट करता हूँ अगर, तो फिर क्या होगा 1/1 + 0, आंसर इज 1 विच इज़ आल्सो नॉट बिलोंग टू ओपन इंटरवल, क्योंकि ये तो ओपन इंटरवल है ना, 1 इसका हिस्सा नहीं है, तो 1 इससे बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब है ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता। अब ये जो लास्ट ऑप्शन है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये है जी x/-1 प्लस मॉडुलस ऑफ x। अब इसमें x की जगह पे अगेन अगर मैं 2 पुट करूं, क्योंकि मुझे तो कोई एक काउंटर एग्जांपल चाहिए ना, तो x की जगह पे अगर मैं 2 पुट करता हूं तो क्या होगा 2/-1 + 2, 2/1, आंसर इज 2 विच आल्सो डज नॉट बिलोंग टू ओपन इंटरवल -1 से 1। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकती। तो फिर इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। तो MCQ नंबर 34 में उसने हमें एक फंक्शन की डोमेन और रेंज बताई थी और ये बताया था कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव है। हमने वो फंक्शन ढूंढना था, तो इन चारों में हमने देखा कि जो बी नंबर पे फंक्शन है, बी ऑप्शन में जो फंक्शन दिया गया है, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप पूरी आर में से कोई भी वैल्यू उठाएं, इसका आंसर हमेशा
इस ओपन इंटरवल से बिलोंग करेगा विच इज़ रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो फिर ये इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 34 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 35 को डिस्कस करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स का जो पोर्शन है उसमें से ये MCQ उसने उठाया है। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेट विद साइड्स A एंड B। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी साइड्स की लेंथ A और B है, उसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेट। हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो परपेंडिकुलर एक्सिस हो प्लेट पे एंड पासिंग थ्रू वर्टेक्स, और वर्टेक्स से पास कर रहा हो। हमारे पास ऑप्शंस 4 गिवन है। पहली ऑप्शन है 1/3 ma², बी ऑप्शन है 1/3 mb², सी ऑप्शन है 1/3 m इंटू a² - b², और डी ऑप्शन है 1/3 m इंटू a² + b²। अब 2017 के पेपर में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ भी हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड एक MCQ सॉल्व किया था। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली प्रोडक्ट होता है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को। ये प्रोडक्ट होता है m इंटू d²। m होता है मैस और d होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये जो हमारे पास सिचुएशन गिवन है, हमने एक रेक्टेंगुलर प्लेट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है जिसकी लेंथ A और B है। ये मैं पहले यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। ये आपका y एक्सिस है, दिस इज़ x एक्सिस, और ये है z एक्सिस, और ये आपकी प्लेट है रेक्टेंगुलर प्लेट जिसकी ये वाली साइड जो है इसको मैं लेंथ A कह देता हूँ, इस लेंथ को मैं B कह देता हूँ। अब चूँकि हमने परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, और यहाँ पे ये जो प्लेट है इसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो क्या है, Z एक्सिस। तो अब हमने Z एक्सिस के अलोंग इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, और यहाँ पे ये जो प्लेट है इसके मैस को मैं मैस ऑफ प्लेट कैपिटल M कह रहा हूँ, और इस प्लेट का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है जो कि हमने फाइंड करना है, ये जो Z एक्सिस है इसके ऊपर परपेंडिकुलर इसके अलोंग, और ये मैं फाइंड करूँगा बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया along z axis is equal to moment of inertia along x axis plus moment of inertia along y axis। मतलब हम क्या करेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस ये दोनों फाइंड करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो फिर आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z एक्सिस आ जाएगा जो कि इस प्लेट के ऊपर परपेंडिकुलर है जो हमें रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट में। तो इसको हम डिनोट करते हैं IZZ से। अलोंग x एक्सिस ये IXX है, प्लस अलोंग y एक्सिस इसको IYY कहते हैं। ये आपकी इक्वेशन मानना है। अब यहाँ पे एक्चुअली मैं करूँगा क्या कि किसी एक एक्सिस के अलोंग में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करूँगा, या x या y, और दूसरे को मैं सिमिलरली कह दूँगा। यहाँ पे लेट्स सपोज अगर मैं अलोंग y इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करता हूँ IYY, और इस पर्पज़ के लिए इस प्लेट की यहाँ पे मैं एक स्ट्रिप ले लेता हूँ जो कि अलोंग y एक्सिस है, और इस स्ट्रिप का जो मैस है वो dm है। प्लेट का मैस कैपिटल M है, इस स्ट्रिप का मैस मैंने dm ले लिया है, और इसकी जो विड्थ है वो मैं ले रहा हूँ dx, और इस स्ट्रिप से y एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो मैंने x ले लिया। तो फिर आपका IYY का फार्मूला बनेगा x² dm। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ रो, तो उसका फार्मूला होता है मैस ओवर वॉल्यूम। अब हम एक्चुअली जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सिर्फ इस स्ट्रिप का फाइंड करने लगे हैं। तो यहाँ पे इसका मैस हमने क्या कहा है, dm,
और इसी स्ट्रिप का ये जो वॉल्यूम है v, वो क्या होगा, ये इसकी जो हाइट है, हाइट तो यही रहेगी ना जो ये b है, ये वही लेंथ है, b इंटू इसकी विड्थ dx, b इंटू dx। तो यहाँ से आप dm की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगी, रो b dx। ये dm की वैल्यू आप इसमें पुट कर दें, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिमिट हम इसकी लेंगे 0 to a, और 0 to a इसलिए क्योंकि जो अलोंग एक्स एक्सिस है उसमें प्लेट की लेंथ क्या है, a। तो अब dm की वैल्यू यहाँ पे क्या है, रो b dx। अब यहाँ पे रो और b ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं, ये बाहर आ जाएंगे, और एक्स स्क्वायर की हम कर देंगे इंटीग्रेशन x क्यूब ओवर 3, और लिमिट आएगी 0 to a। अब ये 3 हो जाएगा साइड पे, रो b ओवर 3, इसमें लिमिट पुट करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारे पास आंसर क्या आया है, रो बी ए क्यूब ओवर 3। अब अगर मैं पूरी प्लेट की बात करूं तो यहाँ पे रो का फार्मूला अब क्या होगा, कैपिटल M ओवर V, और कैपिटल M जो कि मास ऑफ प्लेट है, और वॉल्यूम इसका क्या होगा, ये रेक्टेंगल है ना, लेंथ इंटू विड्थ, कैपिटल M ओवर A इंटू B, जो इसकी लेंथ गिवन थी हमारी स्टेटमेंट में। अब ये जो रो की वैल्यू आई है ये आप इसमें पुट कर दें, ये मैं चले यहाँ कर देता हूँ, ये है जी रो की वैल्यू m ओवर ए बी इंटू बी ए क्यूब ओवर 3। यहाँ से देखें b कैंसिल हो गया और एक a कैंसिल हो गया, बाकी क्या आया है m इंटू ए स्क्वायर ओवर 3। इसको मैं लिखता हूँ 1 ओवर 3 m a स्क्वायर। अब देखिए हम चूँकि फाइंड कर रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस, सिमिलरली हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस फाइंड कर रहे थे, तो वो आया है 1 ओवर 3 m a स्क्वायर, ये वाली जो लेंथ है। तो जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस फाइंड करेंगे तो फिर ये लेंथ आ जाएगी, तो इसको फिर हम सिमिलरली कहेंगे 1 ओवर 3 m b स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। अब हमने शुरू में जो फार्मूला यहाँ पे लिखा था आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ये हमने फाइंड किया है आई वाई वाई, और ये है आपका आई एक्स एक्स। इन दोनों की वैल्यूज़ अब आप इस पर पुट कर दें। आई एक्स एक्स आपके पास आया है 1 ओवर 3 m और बी स्क्वायर, प्लस आई वाई वाई हमने क्या फाइंड किया है, उसमें ए स्क्वायर है 1 ओवर 3 m ए स्क्वायर। कॉमन क्या आ रहा है 1 ओवर 3 m, और इधर रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से फिर आप देख सकते हैं हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ 1 ओवर 3 m इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो MCQ नंबर 35 में हमारे पास एक ऐसी रेक्टेंगुलर प्लेट थी जिसकी दो साइड थी ए और बी, और उसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना था अलोंग परपेंडिकुलर एक्सिस, जो कि यहाँ पे हमने जी एक्सिस लिया और जो इस वर्टेक्स से पास कर रहा है। तो ये हमने एक्चुअली फाइंड किया है बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और इसको इवेल्युएट करते हुए हमारा फाइनल आंसर क्या आया है 1 ओवर 3 इंटू एम इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 35 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 36 को सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज हमें दी गई है k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी x पावर k इज़ डैश। ऑप्शंस हमारे पास हैं ओपन इंटरवल -1 से 1, क्लोज इंटरवल -1 से 1, और सी ऑप्शन है -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब पूरा r, और डी ऑप्शन है x इज इक्वल टू 0। अब इससे रिलेटेड हम ऑलरेडी एक MCQ सॉल्व कर चुके हैं 2015 के पेपर में ही, वहाँ पे हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड किया था, लेकिन यहाँ पे हमने इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। और जब हमने वो MCQ सॉल्व किया था तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है वो एक्चुअली क्या होता है, x की वो वाली वैल्यूज़ होती हैं जिस पे कोई पावर सीरीज़ कन्वर्ज करती है, उसको हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। तो वहाँ पर भी मैंने ये बात आपको बताई थी कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस उसी पावर सीरीज़ का एग्जिस्ट करता है जो कन्वर्ज करती है। तो इससे ये बात तो श्योर है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है। और वहाँ पे हमारे पास जो सीरीज़ गिवन थी, जो इससे पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं, गालबन MCQ नंबर 17 है 2015 पेपर का, वहाँ पे हमने जो सीरीज़ गिवन थी उसको किया था रेशो टेस्ट से। यहाँ पे मैं इसको कोशी रूट टेस्ट से सॉल्व करता हूँ। पहले हम कोशी रूट टेस्ट की जो 3 कंडीशंस हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास AN कोई सीरीज़ है और आप उस पर अगर कोशी रूट टेस्ट लगाना चाहते हैं,
कोशी रूट टेस्ट, तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an, इसकी पावर हमने क्या लेनी होती है 1/n। अगर इसका आंसर आता है <1 तो फिर हमारी सीरीज़ क्या होगी कन्वर्जेंट, पहली पॉसिबिलिटी। फिर उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an होल की पावर 1/n का आंसर आ जाए <1, फिर आपकी सीरीज़ डाइवर्ज करेगी, डाइवर्जेंट। और उसके बाद जो तीसरी इसकी कंडीशन है कोशी रूट टेस्ट की, वो ये है कि अगर लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है और an होल की पावर 1/n का आंसर इक्वल टू 1 आ जाए, तो फिर ये टेस्ट फेल हो जाता है। टेस्ट फेल होने से मुराद ये है कि फिर आप इस पावर सीरीज़ पे कोशी रूट टेस्ट नहीं लगा सकते। लेकिन चूंकि ये जो सिचुएशन हमारे पास गिवन है, इसमें हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है इसमें टेस्ट फेल तो नहीं होगा, कन्वर्जेंट होगा। पहली जो कंडीशन है ये मैंने आपको जनरल उसकी 3 कंडीशंस बता दी हैं। और ये MCQ जो आपकी BSc का पोर्शन है, उसमें जो मैथमेटिकल मेथड्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 और उसकी एक्सरसाइज 8.5 इन्फिनिट सीरीज़ वाला जो चैप्टर है, ये उसमें से उठाया है MCQs। अब ये जो हमारे पास जो पावर सीरीज़ गिवन है, ये चूँकि K की फॉर्म में है, यहाँ पे K की वेरिएशन है, तो इसको मैं AK लेट कर लेता हूँ और ये है जी x पावर K। इस पर हम कोशी रूट टेस्ट लगाएंगे। लिमिट K अप्रोचेज टू इन्फिनिटी AK पावर हमने लेनी है 1/K, लिमिट K अप्रोचेज टू इन्फिनिटी x पावर K मॉडुलस, और ऊपर हमने पावर ले ली 1/K। देखें यहाँ पे मैंने जो आपको फार्मूला बताया है जनरल, यहाँ पे हम सीरीज़ लेते थे an, इसलिए n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी और पावर लेते हैं 1/n। लेकिन चूँकि यहाँ पे जो सीरीज़ है वो K की फॉर्म में थी, AK कहा है, तो इसलिए K अप्रोचेज टू इन्फिनिटी लिमिट आई है और ऊपर पावर भी हमने 1/K ली है। अब ये K से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया मॉडुलस ऑफ x। तो चूँकि हम फाइंड कर रहे हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, तो ये कन्वर्ज करेगी सीरीज़। तो कन्वर्ज की कंडीशन क्या थी 1। तो ये हमारे पास कंडीशन आई है मॉडुलस ऑफ x <1। अब इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ, ये प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, ये मैं लिख देता हूँ आपको। अगर x मॉडुलस <= a हो और a आपका यहाँ पे <0 होता है, तो ये होता है जी इफ़ एंड ओनली इफ़ -a <= x <= a। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम फिर इसको एक्सपेंड कर सकते हैं -1 <x <+1। तो यहाँ पर फिर देखें हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है उसमें फिर कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर A। क्योंकि देखिए इक्वालिटी नहीं है, इसको अगर मैं इंटरवल की शक्ल में लिखूं तो वो इंटरवल क्या होगा -1 से +1 ओपन इंटरवल, क्योंकि इसमें बाउंड्री पॉइंट्स शामिल नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसका A ऑप्शन करेक्ट किया है। ऑप्शन B पे अगर आप गौर करें तो इसमें देखिए -1 और 1 इंक्लूड है, शामिल है, इसमें क्लोज इंटरवल है ना, जबकि हमारे पास जो कंडीशन आई है उसमें यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, इसलिए B ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। C ऑप्शन में वैसे उसने -∞ से +∞ दे दी है, तो ये भी नहीं है। और D ऑप्शन है x = 0, ये भी इसके लिए करेक्ट नहीं है। तो MCQ नंबर 36 में उसने हमें एक पावर सीरीज़ दी थी जिसका हमने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना था, और ये हमने कोशी रूट टेस्ट लगा के इसका जब फाइंड किया है तो वो क्या आया है -1 से 1 ओपन इंटरवल, जो कि इसका A ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि MCQ नंबर 36 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 37 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट में हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है xy + y' = 0 हैज़ अ सोल्यूशन, और इसका सोल्यूशन दिया गया है y = ln x ऑन इंटरवल डैश। हमने ये बताना है कि ये जो सोल्यूशन गिवन है ये किस इंटरवल पे डिफाइन है, या इन अदर वर्ड्स इसकी डोमेन क्या है। पहली ऑप्शन हमारे पास है 0 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, और दूसरी ऑप्शन है -∞ से 0, ये भी ओपन इंटरवल है। तीसरी ऑप्शन है -∞ से +∞, और चौथी ऑप्शन है 0 पे क्लोज है और इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल है। तो यहाँ पे अगर मैं इस फंक्शन को ले लूँ y = ln x,
क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं 2017 के पेपर में भी और 15 में भी, कि ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई फंक्शन और उसके डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो हम चूँकि इसके सोल्यूशन की डोमेन फाइंड करना चाहते हैं कि किस इंटरवल पे, ये जो हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, किस इंटरवल पे इसका सोल्यूशन डिफाइन है। देखें ये है मेरे पास ln x, इसको मैं लिखता हूँ ln मॉडुलस ऑफ x। यहाँ पे अब 2 बातें मैं करूँगा, हमारी बात यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहली बात ये कि ये जो सोल्यूशन है ये x = 0 पे डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ln 0 आपको पता क्या होता है, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। पहली बात हो गई। दूसरी बात, नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ x, इन पे भी ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि जो लॉगरिथम है ये आपको पता है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ का एग्जिस्ट करता है, इसलिए मैंने x पे यहाँ पे मोड लगाया है। तो यहाँ से हमें 2 बातें क्लियर हो गई हैं कि ये जो इंटरवल है ये x = 0 पे और x की नेगेटिव वैल्यूज़ पे डिफाइंड नहीं है, मतलब ये वाली वैल्यूज़ इसकी डोमेन का हिस्सा नहीं होंगी। तो अब आप गौर करें, जो ऑप्शन ए है इसमें देखें 0 पे ओपन इंटरवल है, मतलब 0 इसमें शामिल नहीं है। इसके बाद जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो इस इंटरवल का हिस्सा है। तो ये दोनों जो कंडीशंस हैं ये इस इंटरवल पे सेटिस्फाई हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 भी नहीं है और नेगेटिव वैल्यूज़ भी नहीं है। तो इसका मतलब है फिर इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। हम बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। बी ऑप्शन है -∞ से 0, मतलब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ है। 0 तो इसमें शामिल नहीं है ना, ओपन इंटरवल है। 0 से लेफ्ट साइड पे अगर आप मूव करें तो नेगेटिव नंबर्स हैं, -1 -2 -3, लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि नेगेटिव वैल्यूज़ पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि लॉगरिथम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का एग्जिस्ट करता है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। तीसरे ऑप्शन में उसने -∞ से इन्फिनिटी हमारे पास एक ओपन इंटरवल दिया है, मतलब तमाम पॉजिटिव नंबर्स भी नेगेटिव नंबर्स भी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और चौथी ऑप्शन है 0 पे क्लोज और इन्फिनिटी पे ओपन। तो 0 पे क्लोज होने का मतलब ये है कि इस इंटरवल में 0 भी शामिल है, जबकि अभी हमने देख लिया है कि ये जो सोल्यूशन है ये 0 पे डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब है फिर इसका डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो फिर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो MCQ नंबर 37 में उसने हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी और कहा था कि ये जो इसका सोल्यूशन है y = ln x वो किस इंटरवल पे डिफाइन है। और हमने यहाँ पे देख लिया कि इसके सोल्यूशन में चूँकि ln x पड़ा हुआ है तो x की वैल्यू 0 पे और नेगेटिव वैल्यूज़ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो फिर इसके मुताबिक इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 37 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 38 को सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लीनियर, कि हमारे पास ऑप्शंस में कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमसे ये पूछा गया है कि कौन सी इक्वेशन लीनियर नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो लीनियर इक्वेशन है ये क्या होती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी फॉर्म कुछ इस तरह से होती है, dy/dx प्लस p of x y इक्वल्स टू q of x। यहाँ पे आपने जो याद रखना है वो ये है कि यहाँ पे ये दोनों टर्म्स और ये जो x वाली टर्म्स हैं, यहाँ पे x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो दोनों y हैं ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इसको अगर मैं मज़ीद जनरलाइज कर दूं तो वो फिर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे ये इक्वेशन आपकी लीनियर इन y है, इट इज़ लीनियर इन y। ये जो यहाँ पे वेरिएबल होता है ना डिपेंडेंट, उसके लीनियर होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसी को अगर मैं मज़ीद जनरलाइज कर दूं तो वो कुछ इस तरह से होगा, d ऑफ a ओवर d ऑफ b प्लस p ऑफ b a इक्वल्स टू q ऑफ b। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा वेरिएबल्स x और y के फॉर्म में ही आए, कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो आपने एक्चुअल जो सेंस है डिफरेंशियल इक्वेशन की वो याद रखनी है कि लीनियर कब होगी, जब ये दोनों और तीसरे नंबर पे
ये सेम हो और ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इस जनरल फॉर्म में बी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ए आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और ये लीनियर इन वाई है। अब हमारे पास ऑप्शन जो गिवन है, पहली ऑप्शन है वाई डैश इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू वाई, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ए ऑप्शन है जी, वाई डैश का मतलब क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स, और इस टर्म को जब हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी नेगेटिव साइन एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे आप गौर करें, अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो देखें ये एक्स यहाँ पे पी ऑफ एक्स और यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स, ये एक्स है, यहाँ पे भी एक्स की फॉर्म में फंक्शन है और यहाँ पे ज़ीरो है। अगर राइट हैंड साइड पे आपका ज़ीरो भी है ना, तो फिर भी वो 4x ही कंसीडर होगा यहाँ पे, और यहाँ पे वेरिएबल y है जो कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। इट मीन्स ऑप्शन ए में हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये बात क्लियर हो गई। अब बी ऑप्शन में जो इक्वेशन गिवन है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये y डैश को फिर मैं लिखूँगा डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में, और इस टर्म को मैं उधर ले जाता हूँ, ये हो जाएगी माइनस साइन वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू ई पावर एक्स। अब आप ज़रा इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो देखें यहाँ पे तो होना चाहिए पी ऑफ एक्स, मतलब एक्स वाली टर्म यहाँ पे y है और इधर साथ x पड़ा हुआ है और इधर राइट हैंड साइड पे फिर x है। तो इसका मतलब है ये जो स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये उससे मैच नहीं कर रही, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसलिए ये जो बी ऑप्शन है इसको हम कहेंगे नॉट लीनियर। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो इक्वेशन गिवन है हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। y डैश को हम क्या लिखेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू ई पावर एक्स और y, और ये एक्चुअली आपकी बर्नौली इक्वेशन है। अब यहाँ पे मैं बर्नौली इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो लिख देता हूँ, वो है जी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स और y पावर n। बर्नौली इक्वेशन में और लीनियर इक्वेशन में फ़र्क ये है कि राइट हैंड साइड पे हमारे पास x और y का मिक्सचर पड़ा होता है। तो यहाँ पे आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें। सी ऑप्शन में हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो बर्नौली इक्वेशन है। इक्वेशन अब उसके बाद ऑप्शन डी में हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो भी हम देख लेते हैं। ये है जी y डैश इज इक्वल टू 5, y डैश क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो चूँकि स्टेटमेंट में उसने हमसे ये पूछा है कि ये बताएं कि इन चारों में से कौन सी इक्वेशन लीनियर नहीं है, तो यहाँ से हमने देख लिया है कि सिर्फ ये जो ए नंबर ऑप्शन है इसमें जो इक्वेशन गिवन है सिर्फ ये लीनियर है, बाकी तीनों लीनियर नहीं है। तो इसलिए फिर हम इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो MCQ नंबर 38 में उसने हमसे ये पूछा था कि इन चारों डिफरेंशियल इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन लीनियर नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस किया, फिर उसकी जनरल फॉर्म भी देख ली। इस फॉर्म की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं और ये स्पेसिफिकली लीनियर इन वाई है। तो इसके मुताबिक सिर्फ ये जो ए नंबर पे इक्वेशन है ये लीनियर है, बाकी तीनों इक्वेशन जो हैं वो लीनियर नहीं है। यहाँ पे हमने बर्नौली इक्वेशन को भी देख लिया। तो ऐसी सिचुएशन में चूँकि उसने ये पूछा था कि कौन सी लीनियर नहीं है, तो ये बी सी डी तीनों ही लीनियर नहीं है, तो किसी को भी आप करेक्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 38 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 39 को डिस्कस करते हैं, और इससे पहले जो हमने MCQ डिस्कस किया है 38 और ये 39, ये दोनों MCQs BSc का जो पोर्शन है उसमें मैथमेटिकल मेथड्स की बुक बाय SM यूसुफ, उसका चैप्टर 9 जो है डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, ये दोनों MCQs वहाँ से उठाए हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, सोल्यूशन ऑफ y डैश इज इक्वल टू x प्लस वाई ओवर एक्स इज़ डैश। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है और 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पकड़ लेते हैं। ये है जी y डैश इक्वल्स टू x प्लस वाई ओवर x। अब y डैश को मैं लिखता हूँ डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू फ्रैक्शन अलग करते x ओवर x प्लस वाई ओवर x। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ये x से कैंसिल 1
और ये है y ओवर x। नेक्स्ट स्टेप में मैं इस टर्म को इधर ले आता हूँ, dy ओवर dx माइनस 1 ओवर x को मैं साइड पे करूँगा y, और ये यहाँ पे आ गया 1। अब ये एक्चुअली आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई है इन y। ये हम पिछले एमसीक्यू में डिस्कस भी कर चुके हैं। यहाँ पे मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ फिर से, dy ओवर dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इक्वल्स टू q ऑफ x। ये आपकी लीनियर इक्वेशन है इन y। तो यहाँ पे आप देखें राइट हैंड साइड पे तो 1 है, लेकिन ये 4x ही यूज़ होगा। ये मैंने आपको पिछले एमसीक्यू में बात बताई है कि अगर यहाँ पे 0 हो या कोई कांस्टेंट आ जाए तो वो 4x ही यूज़ होता है, 4x। तो ये एक्चुअली आपकी लीनियर इक्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि स्टेटमेंट के मुताबिक हमें इसका सोल्यूशन चाहिए। इट इज़ लीनियर इक्वेशन इन y। तो सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करेंगे। उसका क्या तरीका था, e की पावर में इंटीग्रल आएगा और यहाँ पे ये जो x वेरिएबल है ये हमने उठाना है, क्योंकि ये y में लीनियर है ना, तो y के साथ जो भी x वाई टर्म होगी वो e की पावर में इंटीग्रल के अंदर आएगी, माइनस 1 ओवर x dx। अब माइनस तो चला जाएगा इंटीग्रल से बाहर, और 1 ओवर x की इंटीग्रेशन ln x। अब लॉगरिथम का थर्ड लॉ, पावर वापस चली जाएगी x के ऊपर, -1, और ये कैंसिल हो गया और इंटीग्रेशन फैक्टर हमारे पास क्या आया है, x पावर -1, जिसको हम 1 ओवर x भी कह सकते हैं। अब आगे इसकी जो वर्किंग है वो कुछ इस तरह से होगी, d, ये d यहाँ पे डिफरेंशियल है, और अब हमने यहाँ पे वो वेरिएबल लिखना है जिसमें ये लीनियर थी, y में लीनियर थी ना, तो ये आएगा y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स टू q ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग डी वाई, इंटीग्रेशन फैक्टर हमने क्या फाइंड किया, 1 ओवर एक्स इक्वल्स टू ये क्यू ऑफ एक्स। एक्चुअली क्या होता है, जो राइट हैंड साइड पे फंक्शन है वो हमारा यहाँ पे क्या है 1, तो ये तो 1 आएगा। इंटीग्रेशन फैक्टर वो 1 ओवर एक्स है और डी एक्स। आगे मैं इनको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। अब ये तो इससे कैंसिल हो गया, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसिल हो गया। इधर रह गया y ओवर एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन ln x। और अब आप ये जानते हैं कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एंड में फिर हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करते हैं, वो c भी हो सकता है, कोई भी हम कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन हैं उसमें जो कांस्टेंट यूज़ हो रहा है वो k है, तो यहाँ पे फिर मैं ln k यूज़ करूँगा। वैसे तो सिंपली हम k यूज़ करते हैं या c यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ln लेने की रीज़न क्या है ये भी आपको पता चल जाएगा। y ओवर x, लॉगरिथम का फर्स्ट लॉ, ये क्या बनेगा x k, और ये x इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया ln kx या x k। तो यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर सी। ये रीज़न थी मैंने यहाँ पे ln लिया है, क्योंकि मैं ऐसा सोल्यूशन फाइंड करना चाह रहा हूँ जो इन ऑप्शंस में किसी एक से मैच कर जाए। तो ये रीज़न है, मैंने सिंपल कांस्टेंट k नहीं लिया, मैंने उसका लॉगरिथम की फॉर्म में कांस्टेंट लिया था, और इस तरह से इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो एमसीक्यू नंबर 39 में हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी जिसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना था। इस पर हमने थोड़ी सी वर्किंग करके इसको लीनियर कर लिया इन y, और आगे इसको इवेल्युएट करते हुए हमने इसका सोल्यूशन फाइंड किया y इज़ इक्वल टू x इंटू ln kx, जो कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू नंबर 39 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम आज के इस लेक्चर का लास्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, विच इज़ एमसीक्यू नंबर 40। इसकी जो स्टेटमेंट है वो है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस इज़ कंप्लीट। और ये एमसीक्यू टोपोलॉजी में से उसने उठाया है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, Q ओपन क्लोज इंटरवल 0 से 1, Z सेट ऑफ इंटीजर, और R सेट ऑफ रियल नंबर। हमने ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी स्पेस कंप्लीट है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्पेस कंप्लीट कब होती है, और इसी से पहले हम कोशी सीक्वेंस के बारे में पहले देखेंगे कि वो क्या होता है। कोशी सीक्वेंस, कोशी सीक्वेंस को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है xn, कोई m स्पेस x के अंदर, तो xn को हम कोशी सीक्वेंस उस सूरत में कहेंगे
अगर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 डी एक्स एन एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एम बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर ये कंडीशन होल्ड करते हैं तो फिर हमारा सीक्वेंस क्या है, कोशी सीक्वेंस। अब हम यहाँ पे कंप्लीट स्पेस को डिस्कस करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। कंप्लीट स्पेस, इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, अ स्पेस एक्स इज सेट टू बी complete if every Cauchy sequence of X converges in also X। तो कंप्लीट स्पेस उस स्पेस को कहेंगे कि अगर आप एक स्पेस में से कोई कोशी सीक्वेंस लेते हैं और वो उसी सीक्वेंस में कन्वर्ज कर जाए, मतलब उसका जो कन्वर्जिंग पॉइंट है वो भी उसी सीक्वेंस में हो, तो फिर हम उस स्पेस को कंप्लीट स्पेस कहेंगे। और यहाँ पे ये काबिल गौर बात है, एवरी कोशी सीक्वेंस, हर कोशी सीक्वेंस के लिए ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। अगर किसी एक कोशी सीक्वेंस के लिए भी कंडीशन होल्ड नहीं ना करती तो फिर स्पेस कंप्लीट नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, ये जो पहला जो ऑप्शन है क्यू के हर कोशी सीक्वेंस के लिए ये कंडीशन है कि वो कन्वर्ज करे किसमें, क्यू के अंदर ही। अगर हमें एक भी ऐसा कोशी सीक्वेंस मिल जाता है क्यू में जो क्यू में कन्वर्ज नहीं कर रहा, तो फिर जो क्यू है ये हमारी कंप्लीट स्पेस नहीं होगी। ये बात क्लियर हो गई। अब हम इन्हीं को वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्यू की, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ फॉर क्यू। तो इस पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस लूँगा, कोशी सीक्वेंस ए एन इक्वल्स टू 1 + 1/n होल की पावर n, विच इज़ अ सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर्स। यहाँ पे जो n है ये आपका बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो ये मैंने एक रैशनल नंबर का सीक्वेंस उठाया है, लेकिन अगर मैं इसकी लिमिट फाइंड करूं, मतलब इसका जो कन्वर्जिंग पॉइंट है वो अगर मैं फाइंड करूं तो वो क्या होगा, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये है जी 1 + 1/n होल की पावर n। तो ये तो e के इक्वल है, फार्मूला है, तो ये तो बिलोंग नहीं कर रहा q से। ई तो एक ट्रांसीडेंटल नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि क्यू में से हमने एक कोशी सीक्वेंस उठाया है, लेकिन उसकी जो लिमिट है वो तो क्यू में एग्जिस्ट नहीं कर रही। इट मीन्स जो क्यू है ये आपकी कंप्लीट स्पेस नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि क्यू में से आप कोई और कोशी सीक्वेंस उठाएं और उसकी लिमिट इसमें एग्जिस्ट कर जाए, लेकिन चूँकि इसको नेगेट करने के लिए हमें एक काउंटर एग्जाम्पल चाहिए थी कि ये कंप्लीट नहीं है, तो वो हमने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद ये जो बी नंबर पे हमारे पास ओपन क्लोज इंटरवल गिवन है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं फॉर ओपन क्लोज इंटरवल। अब मैं इसमें से एक कोशी सीक्वेंस उठाता हूँ, लेट्स सपोज वो मेरा सीक्वेंस है जी 1/n। तो ये कोशी सीक्वेंस है इंटरवल का, और ये है जी n की जगह 1 पुट करेंगे, 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सॉन, और आपका n बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। इसकी अगर हम लिमिट फाइंड करें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n। इसमें जब लिमिट पुट करेंगे 1/∞ क्या होता है 0, और 0 तो इस इंटरवल से बिलोंग नहीं कर रहा, डज नॉट बिलोंग टू 0 से ओपन और 1 पे क्लोज, क्योंकि 0 पे तो ये ओपन इंटरवल है ना, 0 इस इंटरवल का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि बी ऑप्शन वो भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग भी हमें एक ऐसी कोशी सीक्वेंस मिली है जिसका जो कन्वर्जिंग पॉइंट है वो इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये दो बातें तो क्लियर हो गई कि ये दोनों कंप्लीट नहीं है। अब हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। अब हम z के लिए चेक करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए
फॉर जी। अब जी चूँकि एक डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है, यहाँ पे हमारे पास जंपिंग है, तो यहाँ पे आप कोई भी सीक्वेंस ले लें वो कन्वर्ज नहीं करेगा, उसकी जो कन्वर्जिंग पॉइंट है वो जी से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका एक कोशी सीक्वेंस लूँ an इक्वल्स टू n, और n आपका यहाँ पे बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से 1 2 3, इसको जब हम पुट करेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो यहाँ पे जब हम इसकी लिमिट लेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, an इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n, तो ये तो इन्फिनिटी बन गया है, मतलब इसकी जो कन्वर्जिंग पॉइंट है वो क्या हो गया है, अनडिफाइंड। तो इसका मतलब ये है कि जो z है तीसरे नंबर पे ये भी कंप्लीट नहीं है। अब ये जो r है ये एक रिज़ल्ट है कि r जो है ये हमारी एक कंप्लीट स्पेस होती है। इसको हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं इस तरह से, r इज़ आ कंप्लीट स्पेस, और इसकी रीज़न ये है कि एवरी Cauchy सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स कन्वर्जेस। ये रिज़ल्ट है हमारे पास कि R एक कंप्लीट स्पेस है, और इसकी रीज़न क्या है कि R का हर Cauchy सीक्वेंस रियल नंबर में कन्वर्ज करता है। इसको हम यहाँ पे प्रूव भी कर लेते हैं, 2-4 लाइंस का इसका प्रूफ है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, लेट xn be a Cauchy sequence of real numbers, और ये हमने पढ़ा हुआ है कि every Cauchy sequence is bounded। ये भी एक रिज़ल्ट है, हर Cauchy सीक्वेंस बाउंडेड होता है। और इसके बाद आल्सो एवरी सब सीक्वेंस इज आल्सो बाउंडेड। ये भी एक रिजल्ट है कि द सब सीक्वेंस ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस इज आल्सो बाउंडेड। और इसके बाद यहाँ पे हम एक रिजल्ट यूज़ करेंगे, देन द सीक्वेंस has a monotone सब सीक्वेंस के। यहाँ पे हमने पहले कहा है कि हर Cauchy सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड, और उसका जो सब सीक्वेंस है वो भी बाउंडेड होगा। और द सीक्वेंस हैज़ अ मोनोटोन सब सीक्वेंस, कि जो बाउंडेड सीक्वेंस की जो सब सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, मोनोटोन। और इसके बाद हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है, मोनोटोन कन्वर्जेंट थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि एवरी मोनोटोन बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज़ कन्वर्जेंट। क्योंकि यहाँ तक हम इस रिजल्ट तक पहुँच चुके हैं कि जो हमारा सब सीक्वेंस है वो मोनोटोन है और बाउंडेड है। और जो मोनोटोन कन्वर्जेंट थ्योरम है वो क्या कहता है, एवरी मोनोटोन बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ से फिर हमारी ये बात प्रूव हो जाती है कि जो R है ये एक कंप्लीट स्पेस है। मैं रिपीट करता हूँ, सबसे पहले हमने एक Cauchy सीक्वेंस लिया था रियल नंबर का, और ये रिज़ल्ट है कि एवरी Cauchy सीक्वेंस इज़ बाउंडेड, हर Cauchy सीक्वेंस बाउंडेड होता है। और फिर उसके बाद आल्सो एवरी सब सीक्वेंस इज़ आल्सो बाउंडेड, हर बाउंडेड सीक्वेंस का जो सब सीक्वेंस होता है वो भी बाउंडेड होता है। तो इसलिए हमने ये कह दिया आल्सो एवरी सब सीक्वेंस इज़ आल्सो बाउंडेड। देन द सीक्वेंस हैज़ अ मोनोटोन सब सीक्वेंस, कि जो फिर वो सब सीक्वेंस होगा वो क्या होगा,
मोनोटोन, और फिर हमने ये जो मोनोटोन कन्वर्जेंट थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट देखी, क्योंकि यहाँ तक हम ये कह चुके हैं कि जो हमने सीक्वेंस लिया था कोशी सीक्वेंस वो बाउंडेड भी है और मोनोटोन भी है। और ये थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहती है एवरी मोनोटोन बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज़ कन्वर्जेंट। इसका मतलब ये है कि आर में से हमने जो कोशी सीक्वेंस लिया था वो आर में ही क्या हो गया, कन्वर्जेंट, इसलिए आर जो स्पेस है ये आपकी क्या होगी, कंप्लीट। तो फिर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हमने स्टेटमेंट में ये बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस इज़ कंप्लीट, तो आर जो स्पेस है हमारी वो कंप्लीट है। तो उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू नंबर 40 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आज की इस वीडियो में हमने एमसीक्यू नंबर 31 से लेकर 40 तक सॉल्व किए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम एमसीक्यूज़ आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे।